नमस्कार दोस्तों, 18 मार्च 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? तो भाई, इंडिया की जो एनर्जी फर्म्स हैं वो और तेल खरीद सकती हैं रशिया का। कौन कौन सी एनर्जी फर्म्स कितना तेल खरीदने का सोच रही हैं, इसके बारे में अब तक जो लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगा आपको। फिर इंडिया ने बोला है कि $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हम श्रीलंका को और देंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार का लोन हो गया, ग्रांट नहीं है। ग्रांट वापस नहीं मिलती, लोन वापस मिलता है। लेकिन ये लोन बहुत रिलैक्स शर्तों पे दिया जाता है। लंबे टाइम पीरियड में आप लोन वापस कर सकते हो, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, लेकिन चीजें आपको ज्यादातर इंडिया से ही खरीदनी पड़ेंगी, यानी जो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है उससे ही खरीदनी पड़ेंगी। इस न्यूज को देखेंगे। फिर जीआई टैग्ड वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनको अपेडा इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस न्यूज को देखेंगे। यूक्रेन क्राइसिस के चलते 1% ग्लोबल ग्रोथ रुक सकती है, जीडीपी की ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रुक सकती है, इसको देखेंगे। फिर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड जो इलेक्ट्रिक कार्स है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन, इसको देखेंगे। गुजरात के स्कूलों में अब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई ऑफिशियल्स ने ग्लोबल डेवलपमेंट की वजह से इंडियन इकोनॉमी को जो नुकसान हो सकता है, इसके बारे में व्यू पॉइंट दिया है, इसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जितने भी मेरे दोस्त बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, भाई आप लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, आज का त्यौहार है, थोड़ा बहुत होली करिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। कभी कभार साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, होली दिवाली, जिस दिन हमको मौका मिलता है, सब लोग घर जाते हैं। कुछ लोग तो हो सकता है इतना पढ़ रहे हो कि घर ही ना गए हों। इन एनी केस, घर वालों से बात करिए, अपने घर वालों से भी कनेक्ट बना के रखिए, थोड़ा बहुत सोशलाइज करिए। हालांकि इंडिया की सोसाइटी में सोशलाइज करने में जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, उनसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, बट ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, सारे सपने पूरे हों, बस यही शुभकामना है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड ऑफ द डे के बारे में बात कर लेते हैं। प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा आप कह लो आइडियलिस्टिक वे में जिंदगी नहीं जीना, बहुत प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सोचना, बहुत ज्यादा आइडियाज और प्रिंसिपल्स में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है ना। यथार्थवादी बोलते हैं प्रैग्मेटिक को, ठीक है ना। तो एक चीज क्या होती है कि कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है, जैसे कल की डेट में आप आईएएस ऑफिसर बने। अब आईएएस ऑफिसर में जो भी सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल लिखे हुए हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एक्ट बना हुआ, उसके हिसाब से आप लोगों के हिसाब से लोगों के लिए काम करो। पर कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है। कभी कभी आपको रूल्स से थोड़ा अलग हट के, ठीक ना, लोगों की भलाई के लिए यथार्थवादी तरीके से सोचना पड़ता है, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाते हो। हमेशा बिल्कुल आइडियाज, प्रिंसिपल्स, रूल्स के हिसाब से आप चलोगे तो शायद डिजायर्ड आउटकम उतना अच्छा ना हो। कभी कभी थोड़ा सा चीजों को ट्विक करके प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को प्रैक्टिकल अप्रोचेस से सॉल्व करना, इसको आप बोलते हो प्रैग्मेटिक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे और आगे आने वाले समय में इंस्टाग्राम पे जो लेक्चर्स की पीडीएफ है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो क्लिक इट इफ यू कैन। वीडियो को जितना लाइक शेयर करेंगे, उस पर जितना कमेंट करेंगे, उससे उतना ही वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा, यूट्यूब वीडियोस को और रिकमेंड करेगा। चलिए एक छोटी सी और न्यूज निकल के आ रही है कि बहुत सारे देशों में, खासकर एशियन देशों में, जो कोविड-19 के केसेस हैं वो पीक कर रहे हैं। पीक मतलब कि होता है ना कि जब कोविड की वेव आती तो कुछ ऐसे आती, ऐसे गई, ऐसे वेव हमेशा ऐसी होती। तो यहां से लेके यहां तक का जो आप कह लो ड्यूरेशन होता है, ये होता है बढ़ने का, कि भाई राइज, कोविड ऑन द राइज। टॉप से लेके नीचे उतरने का उसको कहते हैं डाउनफॉल। तो ये जो टॉप है ना, इस टॉप को कहते हो आप पीक। तो मतलब कोविड-19 की पीक पहुंच गई, मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं, अब नंबर ऑफ केसेस घटेंगे। ये पीक अलग अलग देशों के लिए अलग अलग बताई जा रही है। लाओस के लिए 500 केसेस हो रखे हैं अभी, भूटान के लिए 600 केसेस हो रखे हैं, इंडिया के लिए 300, खैर इंडिया का तो बहुत कम हो गया है। साउथ कोरिया के लिए स्पेसिफिकली बात हो रही, 3.9 लाख केसेस, जापान के लिए 62,000 केसेस, वियतनाम के लिए 2.5 लाख केसेस, मलेशिया के लिए 30,000, थाईलैंड के लिए 23,000। तो बहुत सारी एशियन कंट्रीज में अब कोविड-19 का पीक आ रहा है, मतलब अब वहां पे नंबर ऑफ कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे नहीं, वो घटेंगे, ये यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इंडियन फर्म्स बाई मोर ऑयल फ्रॉम रशिया। इंडिया अपने एनर्जी कॉर्पोरेशन को रशिया के साथ डीपन करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कुछ ना कुछ हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे रशियन तेल को खरीदने के, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगे हुए हैं और इन सैंक्शंस के बीच में तेल खरीद पाना थोड़ा मुश्किल है। रिसेंटली अनाउंसमेंट आया था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 3 मिलियन बैरल्स खरीद रहा है रशिया से। अब ये अनाउंसमेंट निकल के आ रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड ऑयल खरीदेगा। और आगे आने वाले समय में मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में भी ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने एक टेंडर फ्लोट किया है, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदेंगे रशिया से। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ओपनली सामने आ रही, कंपनीज इंडिया की जो ओपनली सामने आ रही हैं और रशियन क्रूड ऑयल को यहाँ पे खरीद रही हैं। हालांकि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका यूएस में बहुत एक्सपोजर है। तो वो कंपनीज जिनका यूएस में बहुत एक्सपोजर है वो यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड हो जाएंगी, वो रशिया से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं खरीद पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक बहुत बड़ा बिजनेस यूएस के अंदर है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर सीधे सीधे क्रूड ऑयल खरीदती है रशिया से तो कल की डेट में यूएस के अंदर जो उनके एसेट्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं और यूएस बिजनेसेस हर्ट हो सकते हैं। तो वो कंपनीज जिनका एक्सपोजर यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी से बहुत ज्यादा है वो ऑब्वियस सी बात है रशिया से क्रूड ऑयल उस लेवल पे नहीं खरीद पाएंगे। आईओसी और एचपीसीएल जैसी कंपनी एक तो सरकारी कंपनीज है, दूसरा इनका एक्सपोजर यूएस मार्केट में उतना है नहीं, तो ये ज्यादा तेल खरीद सकती हैं। तो ये जो रशियन ऑयल इस समय पे सस्ते में मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को कुछ मेजर एनर्जी इंपोर्टर जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया, फायदा उठा के सही समय पे मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये पर्टिकुलर न्यूज है यहाँ पे। ओके, अब न्यूज कितनी रेलेवेंट है कितनी रेलेवेंट नहीं है अब ये तो देखिए, इस समय पे आप सुन ही रहे होगे कि जो रशियन तेल है वो सस्ता मिल रहा है, रशिया को इस समय पे जरूरत है सस्ते तेल की, मतलब कि उनका तेल कोई खरीदे, तो इंडिया सही समय पे उनका तेल खरीद रहा है। अभी के लिए तो ये निकल के आ रहा है। अच्छा, इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं इनके बारे में बात करें, 2021 में, फरवरी 2021 में वो 5 कंट्रीज जहां से इंडिया ने सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट किया। नंबर 1 पे इराक, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे नाइजीरिया, चौथे पे सऊदी अरेबिया, 5वीं पे यूएई। तो फरवरी 2021 का डाटा है, मिडिल ईस्ट से हमारा लगभग 53% तेल आया, अफ्रीका से लगभग 15%, यूएस से लगभग 14%। इराक से खरीदा हमने 8,67,500 बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल, यूएस से खरीदा 5,45,300, नाइजीरिया से 4,72,300, सऊदी अरेबिया से 4,45,200। अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से लगभग 62% ऑयल आता है इंडिया का। ओके, 2021 में सबसे बड़ा तेल का सप्लायर इंडिया का रहा है इराक, 2017 में सबसे बड़ा तेल का सप्लायर इंडिया का था सऊदी अरेबिया, 2021 में हो चुका है इराक। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि इराकी सप्लाईज और बढ़ेंगी इंडिया में 2022 में। ओके, एचपीसीएल विल लिफ्ट 45% मोर क्रूड, मतलब एचपीसीएल 45% क्रूड ऑयल का प्रोक्योरमेंट ज्यादा करेगा। इस समय पे दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया क्रूड ऑयल का, नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूएस। इंडिया लगभग अपनी 85% क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरी करता है। और अभी का डाटा यह बताता है कि रशिया से हम केवल 1% अपनी ऑयल का इंपोर्ट खरीदते हैं, मतलब रशिया से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है 45,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। तो मतलब रशिया से जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर ऑयल का वो काफी कम है, और वो इस यूक्रेन क्राइसिस के समय पे बढ़ सकता है। अब कितना बढ़ेगा ये तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आईओसी का 3 बिलियन बैरल और एचपीसीएल का 2 मिलियन बैरल, ये कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। अगर आप इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करोगे तो इंडिया एक दिन में 3.92 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट कर रहा था फरवरी 2021 में। एक दिन में हम लगभग 4 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट करते हैं, तो 3 मिलियन 2 मिलियन ये कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। हाँ, आगे आने वाले समय में हम रशिया से कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ तेल खरीद लें तो एक अलग बात है, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, जीएस पेपर 2 और 3 में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है, इंडिया ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है श्रीलंका को। तो $1 बिलियन क्रेडिट फैसिलिटी टू श्रीलंका दी गई है। एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है इस समय पे श्रीलंका के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज उनके पास खत्म हो गया है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन फैसिलिटी दी जा रही है। तो ये लोन ओवरऑल श्रीलंका को दिया जाएगा। श्रीलंका कम इंटरेस्ट रेट पे लोन चुकाएगी। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यही होता है कि भाई इंडिया ने अगर $1 बिलियन का लोन दिया, ये ग्रांट नहीं है, याद रखना। ग्रांट क्या होता है कि आपने पैसा दे दिया वापस नहीं मिलेगा, आपने फ्री फंड में दे दिया। लोन क्या होता है कि आपने उधार दिया है लेकिन मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है, इसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट इस $1 बिलियन पे श्रीलंका को कम देना है, ग्रेस पीरियड ज्यादा मिल सकता है। अगर श्रीलंका बोलेगा तो भाई ज्यादा समय में इस लोन को वापस करेगा, और ज्यादातर जो इस $1 बिलियन का खर्च करेगा श्रीलंका वो इंडिया से सामान खरीदने के लिए करेगा। तो यहां पे जो ये $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया ना, इसमें श्रीलंका 75% सामान इंडिया के अंदर से खरीदेगा, तो इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो भी बढ़ेंगे। तो लाइन ऑफ
क्रेडिट इज इन एनी वे बेनिफिशियल टू इंडिया, और श्रीलंका के लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि उनके पास इस समय पे फॉरेन एक्सचेंज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो भाई भारत की तरफ से ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है श्रीलंका को, इस समय पे उनको पैसों की जरूरत है, हम उनको पैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अब तक इस साल मतलब जनवरी से लेके अब तक हम लोग मतलब इंडिया श्रीलंका को लगभग 2.4 बिलियन डॉलर्स का असिस्टेंस दे चुके हैं। ज्यादातर ये जो असिस्टेंस है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी इस समय पे पैसे मांग रहा है। जब भी इस प्रकार की फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है, इंडिया के पास भी आई थी 1991 के लगभग पे, श्रीलंका के पास अभी आ रही है। तो इस समय पे ज्यादातर कंट्रीज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगती हैं, श्रीलंका ही मांग रही है। तो ये जो श्रीलंका की नेगोशिएशंस चल रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, इसमें इंडिया भी श्रीलंका को असिस्टेंस दे रहा है। साथ साथ इंडिया ने यह भी बताया कि इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ हम श्रीलंका यानी कोलंबो को रेन्यूएबल एनर्जी में, पोर्ट्स में, लॉजिस्टिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट देके मदद कर रहे हैं। हालांकि इस प्रकार की मदद श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं आती है। ऑलरेडी श्रीलंका का एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो कि चाइना ने 99 साल के लिए कब्जा लिया है। श्रीलंका ने चाइना से भी लोन उठाया था मदद के नाम पे, वापस कर नहीं पाए, तो चाइना ने 99 साल के लिए जो उनका पोर्ट है वो कब्जा लिया। उस पोर्ट का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और रिसेंटली जो इंडियन इन्वेस्टमेंट जा रही थी श्रीलंका के अंदर, उसके ऊपर भी श्रीलंका के अंदर जो लोग हैं उनका काफी हद तक अपोजिशन आया कि भाई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज की मत लाइए। हालांकि उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। इंडिया के एनटीपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि एक सोलर पावर प्लांट सेटअप करेंगे सामपुर नाम की जगह पे, त्रिनकोमाली ईस्टर्न प्रोविंस श्रीलंका में। फिर अदानी ग्रुप एक विंड और सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है मन्नार में और पोरीनर एरिया ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका में। इंडियन ऑयल की जो सब्सिडरी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो सब्सिडरी है लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसने सेलॉन पेट्रोलियम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म को मिलकर ये दोनों कंपनीज डेवलप करेंगी। बताइए कितने परसेंटेज ऑफ ऑयल फार्म्स यहाँ पे इंडियन सब्सिडरी लंका ऑयल के पास आए हैं, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने पहले इस न्यूज को कवर किया है। फिर पलाली एयरपोर्ट और कांके संथुरई हार्बर पोर्ट जो कि नॉर्दर्न जाफना प्रोविंस पेनिनसुला श्रीलंका में है, इसको भी यहां पे ज्वाइंट डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है इंडिया। तो बेसिकली इंडिया बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में श्रीलंका में इन्वॉल्व होना चाहता है। ये डिपेंड करेगा कि श्रीलंका किस हद तक इंडिया की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है। अच्छा, सबसे खास बात यहां पे मुझे ये लग रही है कि श्रीलंका इस हद तक इंडिया से पैसों की मदद ले रहा है और तब भी जो इंडर फिशरमैन है उनके वेसल्स को सीज कर लेती है श्रीलंकन नेवी, हमारे फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है, इसमें वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। तो वो बेसिकली इंडिया के स्टैंड को हमारी नेबरहुड कंट्रीज में बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि अभी चाइना के एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट को हम लोग काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट की। व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्रेडिट? तो लाइन ऑफ क्रेडिट वैसे तो एक जनरल टर्म है, जो स्पेसिफिक लाइन ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे। आप एक सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि एक सॉफ्ट लोन है। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल लोन जो आप मार्केट से उठाते हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से कम सीवियर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक सॉफ्ट लोन की। सॉफ्ट लोन एक ग्रांट भी नहीं होता, मतलब इंडिया ने पैसा फ्री में $1 बिलियन नहीं दिया श्रीलंका को, उधार पे दिया है। उस उधार के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो थोड़े श्रीलंका के फेवर में है, लेकिन थोड़े इंडिया के फेवर में भी है। मतलब इस $1 बिलियन को जब श्रीलंका खत्म करेगा तो कम से कम 75% ऑफ $1 बिलियन का सामान वो इंडिया से खरीदेगा। वो अलग बात है कि जब लोन वापस करेगा तो कम इंटरेस्ट रेट पे वापस करेगा, ग्रेस पीरियड ज्यादा रख सकता है। और ये जो लोन का पैसा है ये किन किन सेक्टर्स में खर्च किया जा सकता है? तो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, रेलवे, ट्रांसमिशन, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह वगैरह। इंडिया ने 65 कंट्रीज के साथ 306 लाइन ऑफ क्रेडिट साइन कर रखी है लगभग $30.59 बिलियन की। इस $30.59 बिलियन में से यूएस $16 बिलियन एशियन कंट्रीज के साथ है, ठीक है। लगभग $7.8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हमने बांग्लादेश को दी है, $2.129 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दी है, $1.65 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट नेपाल को दी है, $765 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट मॉरिशस को दी है, $1.33 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव्स को दी है, $467 की लाइन ऑफ क्रेडिट म्यांमार को दी है और $128 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट शेचेल्स को दी है। तो एशियन कंट्रीज को लगभग हमने $30.59 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी, जिसमें से सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज को है 30.59 में। सबसे बड़ा क्वांटम बांग्लादेश का है लगभग $7.8 बिलियन। जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। नेबरहुड फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है इंडिया की, उस रिस्पेक्ट में न्यूज काफी रेलेवेंट है। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट। तो भैया
जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं। बेसिकली किसी पर्टिकुलर इलाके की स्पेसिफिक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। बताइए जीआई टैग कौन सी बॉडी देती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ये सब कुछ बिना सर्च मारे बताओ, पहले कई बार बता रखा है। अब ये जो जीआई टैग वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल बासमती राइस या दार्जिलिंग टी या वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले, तो जब इनको जीआई टैग मिल गया तो फिर बेसिकली इस पर्टिकुलर नाम से कोई और इन प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकता। तो यहां पे आत्मनिर्भर भारत की इनिशिएटिव के अंदर अपेडा एक पुश दे रहा है। क्या पुश दे रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाए और फिर उस जीआई टैग की स्पेशल क्वालिटी के बेसिस पे इन प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। अभी के लिए बात की जाए तो 2 जीआई टैग के प्रोडक्ट्स, एक दार्जिलिंग टी और एक बासमती राइस, ये पूरी दुनिया भर में बेचे जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में बेचे जाने के लिए इनकी प्रॉपर मार्केटिंग जरूरत है। कोई भी प्राइवेट कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उसका एक बहुत बड़ा बजट होता है किस चीज का, कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लेके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, अब मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस बन रही हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? या तो मेरा ही कोई दूसरा स्टूडेंट आपको बता दे, या फिर मैं मार्केटिंग में पैसा खर्च करूं, जो कि थोड़ा बहुत हर कोई करता है, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई कोई अर्शद द्विवेदी नाम का पर्सन भी वीडियो बना रहा है। तो किसी भी बिजनेस में, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी ही पड़ती है लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट भी मार्केट में है। उसके बाद लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, नहीं करते हैं, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे काला नमक राइस हो गया, नाग मिर्चा हो गई, आसाम काजी नींबू हो गया, बैंगलोर रोज ओनियन हो गया, नागपुर ऑरेंजेस, जीआई वैरायटीज ऑफ मैंगोज, जीआई टैग शाही लीची, बलिया व्हीट, मदुरई माली, बर्दमन मिहिदाना, सीताभोग, दहानू घोलवड़ सपोटा, जलगांव बनाना, वशकुलम पाइनएप्पल, मरायूर जैगरी। तो ये सब जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। इनकी मार्केटिंग पूरी दुनिया भर में अपेडा कर रहा है और इनकी मार्केटिंग के बेसिस पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 में नाग मिर्चा, जिसको आप किंग लीची बोलते हैं, उसको नागालैंड से यूनाइटेड किंगडम एक्सपोर्ट किया गया। बैक राइस जो कि मणिपुर और आसाम में उगता है, इसको यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया गया। आसाम लेमन को भी यूनाइटेड किंगडम इटली पहुंचाया गया। 3 जीआई वैरायटीज ऑफ मैंगो, फाजिल, खिरसपाती और लक्ष्मण गोग, ये वेस्ट बंगाल के थे, इनको भी बहरीन और कतर भेजा गया। ठीक है ना, जरदुलू नाम का एक मैंगो था, इसको भी बिहार से बहरीन और कतर भेजा गया। तो बेसिकली जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, उस प्रोडक्ट को मार्केट किया गया। अपेडा पूरी दुनिया में यहाँ पे वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है और इन वर्कशॉप्स के अंदर इन प्रोडक्ट्स को वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। लोगों को बोला जाता है आओ आप फ्री में खा के देखो, और एक बार पसंद आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जो एजेंसीज होती हैं वो इस प्रोडक्ट को सोर्स करने लगती हैं। रिसेंट कुछ और एग्जाम्पल से 524 किलो जीआई टैग शाह लीची को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से लंदन भेजा गया मई 2021 में, और वहां पे लोगों को और पसंद आई तो और एक्सपोर्ट होगी। फिर जीआई टैग बंगन पल्ले मैंगो को आंध्र प्रदेश से साउथ कोरिया भेजा गया। ठीक है, इस जून 2021 का सीजन का पहला शिपमेंट 1048 किलो जीआई टैग्ड मलिहाबाद दशहरी मैंगो को यूके और यूएई भेजा गया फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ में मलिहाबाद जो मैंगोज हैं वो काफी फेमस है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के बहुत सारे जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मणिपुर ब्लैक राइस हो गया, मणिपुर कचई लेमन हो गया, मिजो चिली हो गया, अरुणाचल ऑरेंज हो गया, मेघालय खासी मैंडरिन हो गया, आसाम खाजी नीमू हो गया, कार्बी एंगलोंग जिंजर हो गया, जोहा राइस, त्रिपुरा कीन पाइनएप्पल। ये सब अपेडा क्या करता है, मार्केट करता है, और मार्केट करने के बाद इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तय करता है और फिर उस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के दम पे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मार्केट बेचा जाता है दुनिया भर में। कल की डेट में फॉरेन कंट्रीज से अगर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो ज्यादा दामों पे ये जो प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स हैं चीजों को बेच पाएंगे और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर पाएंगे, और इंडिया एक मेजर एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्टर की तरह दुनिया भर में निकल के आएगा। जीएस पेपर 3 मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है गुजरात स्कूल्स टू टीच भगवत गीता। भाई गुजरात में एक डिसीजन लिया गया है, भगवत गीता को स्कूल सिलेबस का पार्ट बनाया गया फ्रॉम क्लास 6 to 12 एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं गुजरात की सरकार के, जीतू वघानी जी, उन्होंने असेंबली में बोला कि भाई देखिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बजटरी एलोकेशंस कर रहे हैं और 6ठी से 12वीं क्लास के स्कूल के सिलेबस में भगवत गीता के स्पेसिफिक जो आप कह लो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाई जाएंगी। साथ साथ इंग्लिश को ग्रेड 1 से पढ़ाया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली अपने ट्रेडिशन में सेंस ऑफ प्राइड आए और कनेक्शन आए, इसलिए यहाँ पे भगवत गीता के पार्ट्स को स्कूल के करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है, और इसको स्कूल के करिकुलम में इंटरेस्टिंग तरीके से जोड़ा जाएगा। स्टोरीज के फॉर्म में, स्लोक सॉन्ग्स, एसेज, डिबेट्स, प्लेस, क्विजेस के फॉर्म में भगवत गीता की टीचिंग्स को हमारे जो सिलेबस है उसमें जोड़ा जाएगा।
9वीं से 12वीं कक्षा में स्पेसिफिकली भगवत गीता के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे और शुरुआती 6ठी से 8वीं कक्षा में ओवरऑल भगवत गीता की टीचिंग्स को इंटरेस्टिंग श्लोक और स्टोरीज के फॉर्म में बच्चों के सामने लेके आया जाएगा। और अपोजिशन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस पर्टिकुलर डिसीजन को सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये भारतीय संविधान के अगेंस्ट जाता है। अगर आप आर्टिकल 28 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो क्या लिखा हुआ है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो होली या पार्शली स्टेट फंड से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहा है तो उसमें कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे भगवत गीता को एक रिलीजियस टीचिंग की तरह दिखाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने बोला है कि हम स्पेसिफिकली इसको रिलीजियस टीचिंग की तरह नहीं दिखा रहे हैं। भगवत गीता में हमको बहुत से लाइफ लेसन्स मिलते हैं और वो लाइफ लेसन्स एक इंसान को जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। तो उन लाइफ लेसन्स को स्पेसिफिकली पढ़ाने के लिए भगवत गीता के वर्सेस को जोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भगवत गीता इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है, इस प्रकार से भगवत गीता को स्कूलों के सिलेबस में जोड़ के। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर यहाँ पे बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला था कि अगर आप रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाई स्कूल में कराओगे तो आप आर्टिकल 19 को ब्रीच कर रहे हो। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely process and propagate religion। तो इस केस में भगवत गीता की टीचिंग्स अगर स्कूलों में पढ़ाई जा रही है तो वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वो उनको भी जबरदस्ती भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ सही नहीं है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में क्या लिखा हुआ, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म। तो इसको भी वायलेट कर रहा है, जो कि रिलीजियस टीचिंग साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप नहीं करती हैं। तो इस बेसिस पे बहुत सारे लोग ओवरऑल गुजरात के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जिस पेपर 2 एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जी ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको इनिशिएट किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, एक बहुत बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे टोयोटा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलके ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बताया जा रहा है। नाम है इसका टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई इंडियन रोड्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेगा इसके ऊपर बातचीत की जा रही है और अफोर्डेबल दाम पे इसको इंडिया की सड़कों पे लॉन्च भी किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ताकि हाइड्रोजन के बारे में, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस यहाँ पे फैलाई जा सके। अब समझिए, टोयोटा मिराई को लॉन्च किया गया था 2014 में। ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जापानीज लैंग्वेज में मिराई का मतलब होता है फ्यूचर। एक बार चार्ज करने के बाद ये 650 किलोमीटर चलती है और एक बार चार्ज करने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV इनमें क्या फर्क है? तो इनके फर्क को आप समझो। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है जिसमें रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। तो इन रिचार्जेबल बैटरीज को आप चार्ज कर दो और चार्ज करने के बाद ये रिचार्जेबल बैटरीज उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएंगे। ये एक सिंपल मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। वहीं पे आ जाती है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV। अब ये क्या चीज है? तो FCEV के अंदर एक टैंक होता है। देखिए, एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिचार्जेबल बैटरी पैक होता है। FCEV में रिचार्जेबल बैटरी पैक की बजाय एक फ्यूल टैंक होता है। उस फ्यूल टैंक के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है और ये हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ मीट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जो मोटर को घुमाता है। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें रिचार्जेबल बैटरीज मोटर को घुमाती हैं और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक हाइड्रोजन का टैंक होता है। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हवा से ऑक्सीजन लेके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है और वो इलेक्ट्रिसिटी मोटर को घुमाती है। इसको आप बोलते हो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट पूरी दुनिया में पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? इट इज, आप कह सकते हो कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने प्रकार की होती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है। तो अगर आप रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट से हाइड्रोजन बनाते हो तो वो जो हाइड्रोजन होती है वो इको फ्रेंडली होती है। एक हाइड्रोजन होती है जो कोल बेस्ड पावर को यूज करके बनी होती है। जो कोल बेस्ड पावर को यूज करके हाइड्रोजन बनी होती है वो कौन सी हाइड्रोजन होती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करके अगर हाइड्रोजन बनी है तो ग्रीन हाइड्रोजन है। इस ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन टैंक में डालो,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मोटर चलाओ और इससे जो व्हीकल बना इसको आप बोलते हो FCEV, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। और यही फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका टोयोटा का मिराई। इस टोयोटा के मिराई को इंडियन सड़कों पर लाने की कोशिश की जा रही है, सरकार भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है भाई, जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन और टेक्नोलॉजी में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है ग्लोबल डेवलपमेंट्स पोज रिस्क टू इकोनॉमी। इंडिया के माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जो भी ग्लोबली हो रहा है उसके चलते इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मंथली बुलेटिन बोलता है। एक तो वैसे ही पैंडेमिक के चलते ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई थी, उसके बाद से यूक्रेन और रशिया का जो वॉर आ गया, इंटरनेशनल कमोडिटी की जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके चलते भले इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स स्ट्रांग है, तब भी इंडिया की इकोनॉमी को और वर्ल्ड की इकोनॉमी को पूरी तरीके से रिकवर करने में थोड़ा और समय लग सकता है। क्योंकि ऑयल और गैस इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, अगर इनके दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़े होंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी को रिकवर करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसके बावजूद हमारी आरबीआई ने स्टांस को अकोमोडेटिव कर रखा है। अकोमोडेटिव मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा घुमाओ, मार्केट में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तब किया जाता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में, और इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल के बाहर जा रहा है। तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ऑफ आरबीआई को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बहुत सारे प्लेयर्स के द्वारा। लेट्स सी आरबीआई इसको कब चेंज करता है। जीएस पेपर 4 के रिस्पेक्ट में न्यूज काम की है। और अगली न्यूज है यूक्रेन क्राइसिस के चलते ऐसा बताया जा रहा है कि भाई दुनिया भर की ग्रोथ 1% कम हो सकती है, ऐसा ओईसीडी बोल रहा है। ठीक है ना, ओईसीडी दुनिया भर की वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाता है। ये वो कंट्रीज है जो हाई इनकम कंट्रीज, इनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, टोटल मेंबर्स है 36, हेडक्वार्टर से पेरिस में, बना था 1961 में। इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है बट एक की इकोनॉमिक पार्टनर है। ओईसीडी कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, याद रखना पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट एट अ ग्लांस 2017 रिपोर्ट, बेटर लाइफ इंडेक्स भी ओईसीडी निकालता है। अब ओईसीडी का यह बोलना है कि इस यूक्रेन क्राइसिस के चलते ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है दुनिया की वो 1% कम हो सकती है। और अगर दुनिया भर की कंट्रीज अपनी जीडीपी का 0.5% स्पेंड करते हैं मार्केट सपोर्ट में, तब हम कुछ हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और जो इकोनॉमिक इंपैक्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन वॉर का, उसको आधे से कम कर पाएंगे। अभी के लिए क्या बताया जा रहा है कि 1% ग्लोबल ग्रोथ कम हो सकती है दुनिया की रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। तो अगर दुनिया की गवर्नमेंट्स, ओईसीडी कंट्रीज की गवर्नमेंट खासकर 0.5% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करती है, मार्केट में स्पेंडिंग करती हैं, तो इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखा जा रहा है और ये जो 1% की ग्लोबल ग्रोथ कम हो रही है इसको 0.5% तक कम किया जा सकता है। प्लस यूरोप अभी भी रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे आने वाले समय में ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, इसके चलते यूरोपियन जीडीपी पे 1.4% तक का इंपैक्ट आ सकता है और यूएस की जीडीपी 0.9% तक का इंपैक्ट आ सकता है। खास बात यहां पे ये है कि अगर आप रशिया यूक्रेन की बात करो तो रशिया यूक्रेन दुनिया की कोई बहुत बड़ी जीडीपीज नहीं है, केवल 2% ग्लोबल जीडीपी है रशिया और यूक्रेन। लेकिन रशिया यूक्रेन बहुत हद तक एनर्जी एक्सपोर्ट करती हैं, कमोडिटीज एक्सपोर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती हैं। यूक्रेन एक बहुत बड़ा माइनिंग रिसोर्स है, वहां से माइनिंग का बहुत सा सारा सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, रशिया से भी किया जा सकता है, रशिया से एनर्जी एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये एनर्जी और रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट जब महंगे हो जाएंगे तब ग्लोबल जीडीपी पे और ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। इसीलिए ओईसीडी को बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी का 0.5% तक मार्केट में स्पेंड करते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट 1% कम हो सकती है वो केवल 0.5% कम होगी। फिर और भी बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को सपोर्ट दो, ठीक है ना, टैक्सेस को कम करो, विंडफॉल गेन्स, अगर इस पर्टिकुलर यूक्रेन क्राइसिस के चलते किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी बिजनेस को विंडफॉल गेन हो रहा है, एकदम से फायदा हो रहा है, तो वहां पे आप थोड़े हैवी टैक्सेस लगा सकते हो। नहीं तो नॉर्मल अगर बिजनेसेस पे ज्यादा टैक्सेस मत लगवाइए, तभी जाके यहाँ पे ओवरऑल बिजनेसेस को सपोर्ट मिल पाएगा, इकोनॉमी प्रोलिफरेट कर पाएगी। जीएस पेपर 3 वर्ल्ड इकोनॉमी में न्यूज काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वंस अगेन हैप्पी होली।